हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। आज से हम लोग मशीन डिज़ाइन का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, मशीन डिज़ाइन इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका हो गया है। इंट्रोडक्टरी हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें जो भी बताए थे उसको आप लोग फिर से ज़रूर कंसीडर करिएगा, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह की बातें जो थी, ठीक है ना, उसको ज़रूर करिएगा। अच्छा, तो इसमें हमने बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही कि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो आपने पिछले साल 3rd सेमेस्टर में जो पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उससे रिलेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि तो इसको करने में आपको, इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इनको करने में आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और हमने बताया भी था इन 3 से जो है पिछली बार न्यूमेरिकल्स भी आए थे और डेरिवेशन भी आए थे इन 3 चैप्टर से। कौन कौन से? डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ की और डिजाइन ऑफ कपलिंग, क्योंकि ये तीनों जो है टार्क ट्रांसमिशन पर है, यानी इन पर टार्क लगता है और टार्क ट्रांसमिशन है, तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ेंगे, या तीनों एक साथ पढ़ लेंगे ताकि जो है इस पूरा जो है खत्म हो जाए एक साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पहले का चैप्टर इससे पढ़े हैं या न पढ़े हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपको आराम से समझा देंगे। तो पहला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 3rd चैप्टर होगा पहले लेक्चर में, वो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट का अभिकल्पन। इससे एक न्यूमेरिकल पिछली बार आया था, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ की, उससे भी आया था। तो शाफ्ट का विकल्पन में हम क्या निकालेंगे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्या निकालेंगे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का डायमीटर हम निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। चाहे वो हॉलो शाफ्ट होगा यानी खोखला शाफ्ट होगा, चाहे सॉलिड शाफ्ट होगा यानी ठोस शाफ्ट होगा। हॉलो शाफ्ट होगा तो 2 डायमीटर निकालना होगा, इनर और आउटर, और सॉलिड शाफ्ट होगा तो 1 डायमीटर डी निकालना होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके हर चैप्टर में काम आएगा मशीन डिजाइन के। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है, आप कोई भी एलिमेंट, हमने पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी मशीन एलिमेंट जब आप डिजाइन करने जा रहे हैं, यानी उसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरत क्या है? एक सूटेबल मटेरियल चूज करना है ना। तो सबसे जरूरी काम है हमको सूटेबल मटेरियल चूज करना। और सूटेबल मटेरियल कैसे चूज करेंगे? जब जानेंगे कि किस किस मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक इलास्टिसिटी क्या है, टफनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, ये सब चीज़ें। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे काम आने वाली है, कब वो फेल होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस मटेरियल का एक बार बनाते हैं, उसको कहते हैं, उसका क्या करते हैं? उस मटेरियल का सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं। क्या है इसका नाम? जो है वो है सिंपल टेंशन टेस्ट। शायद आप लोग मॉस में भी पढ़े होंगे इस चीज को, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल लगाने के लिए या फिर हर टॉपिक को समझने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन और लेंथ का क्या होता है, एक पहले हम एक सैंपल बनाते हैं, एक नमूना कह लीजिए आप बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसे रॉड बनाते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है? इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार, स्क्वायर या वर्गाकार, या फिर सर्कुलर, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी वृत्ताकार, तीनों में से कोई भी हो सकता है। नॉर्मली जो होता है वो 5.65 के आसपास
जो यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 मार्किंग पॉइंट करते हैं, पहले 2 पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ पर, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, या फिर ऐसे कहिए, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं L0। ठीक है, L0 या L जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो जो L लेते हैं वो कितना बराबर होता है, वो 5.65 नियरली इसी के आसपास A0 के बराबर होता है। यानी इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A0 है, तो इतना के आसपास का क्या होता है, ये लेंथ होता है। ठीक है, इतना के आसपास की लेंथ होता है। ठीक है, तो ये सिंपल टेंशन टेस्ट में प्रयोग किए जाने वाला एक मॉडल है, नमूना कहते हैं इसको, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिमेन। ये जो है स्पेसिमेन है। ठीक है, ये इतना के लगभग इतना के आसपास होता है। एक बार हम चेक करके कंफर्म करके बता देंगे। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी होगा इसमें तो हम आगे बता देंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, या फिर अगर ये मतलब सर्कुलर होगा तो लगभग 5d0 के बराबर, मतलब जो डायमीटर होता है लगभग 5 d0 के बराबर लेंथ पर होता है। ठीक है ना, उसके 5 गुना, डायमीटर के 5 गुना लेंथ लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो जब इस पर हम क्या लगाते हैं, सिंपल टेंशन टेस्ट में हम करते क्या हैं, तो इस पर हम लगाते हैं टेंसाइल फोर्स P। देखिए ये ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाने का या फिर इस तरह का डायमेंशन बनाने का मतलब क्या है, जब हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तब बताएंगे। इसका भी रीजन होता है क्यों ऐसे चौड़ा और इतना ऐसे बना दे रहे हैं, क्यों नहीं हम ऐसा इतना ही मोटा रख रहे हैं। ठीक है ना, जो भी टेस्ट करते हैं यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इस पे नहीं टेस्ट है, ये जो है लोड को यूनिफॉर्म करने के लिए यहाँ तक है। समझ रहे हैं, वो पढ़ेंगे आप, जब वो पढ़ेंगे क्या बताएं अभी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका रीजन। ठीक है, अच्छा चलिए, तो क्या हुआ, जब सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं। क्या खींचते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं। तो इस पर हमारा स्ट्रेस होता है जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, इस पर हमारा स्ट्रेन होता है, इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट कर रहे हैं। आप किसी से भी डिनोट करते होंगे, लेकिन आगे से आप इससे करेंगे। ठीक है, या फिर आपको जो मर्जी होगा उसी से करिएगा। ठीक है, तो जब करते हैं तो अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो उसका कर्व कुछ ऐसे होता है, कुछ दूर ऐसे लीनियर होता है, यहाँ पे आता है पॉइंट एक P जिसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसके बाद हमको नहीं पता कैसा कर्व होता है, ये सर्कुलर होता है, कोई कर्वी टाइप का होता है या लीनियर होता है। लीनियर तो नहीं होता, लेकिन कैसा होता है हमको नहीं पता। फिर आता है E पॉइंट जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है यील्ड होता है यहाँ पे, यानी मटेरियल बहना स्टार्ट होता है, ये अपर यील्ड होता है, फिर लोअर यील्ड होगा यहाँ पे, फिर से बनने लगता है मटेरियल में, फिर से जुड़ाव होने लगता है, अभी बता रहे हैं। फिर यहाँ पे अल्टीमेट U पॉइंट है और यहाँ पे आके फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से नेकिंग स्टार्ट होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट P तक ये क्या होता है, रिलेशनशिप जो स्ट्रेन और स्ट्रेस में होता है लीनियर होता है। और आपने पढ़ा है हुक का नियम कि सिग्मा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। वो कब होता है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ही होता है, क्योंकि यहीं तक जो है कर्व जो होता है वो लीनियर होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही, उसके बाद लीनियर नहीं होता है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट क्या बताता है कि अगर यहाँ तक भी आप स्ट्रेस ले जाएं, यानी लोड लगाएं, इतना स्ट्रेस पैदा कर दे इतना, और फिर इसको लोड को हटा लें, तो ये क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल शेप एंड साइड में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी जीरो डिफॉर्मेशन इसमें मिलेगा, जीरो स्ट्रेन मिलेगा। समझ गए बात को। तो इलास्टिक लिमिट
ये नहीं है। इलास्टिक लिमिट की इस यहाँ तक जो है ये ला काम करता है नहीं, जो हुक्स ला काम करता है इसी को बदल देते हैं। जब लिखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू लिखते हैं ई एप्सिलॉन, जहाँ पे ई जो है यंग मॉडुलस होता है, यंग मापांक होता है, आप लोग पढ़े हैं। तो जो ई होता है ये इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब अगर यहाँ तक लोड लगाएं और फिर लोड को अनलोड करते हैं यानी हटा लें, तो अपना जो कंपोनेंट जो होगा वो स्पेसिमेन होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जब लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है यानी शेप एंड साइज चेंज होता है, तो वो रिगेन कर लेगा। लेकिन हुक्स ला कहाँ तक लगा सकते हैं आप, यहीं तक लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल केसेज में क्या होता है, समझिए बात को, पी और ई इतने नज़दीक होते हैं, पी और ई बहुत नज़दीक होते हैं कि इतना नज़दीक होते हैं कि हम इसमें जो है डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दो तरह से देते हैं हुक्स लॉ का डिफिनीशन कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक, या फिर विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन मतलब उसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है हुक्स लॉ वैलिड होता है। क्यों? तब होता है जब हम ई और पी बहुत नज़दीक होते हैं, अदरवाइज ये कभी जो है ये लीनियर नहीं होता पी से ई तक कर्व। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यील्ड स्टार्ट होता है y1, इसको करते थे y2, ये अपर यील्ड कहलाता है, ये लोअर यील्ड कहलाता है, लोअर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो है बॉन्ड टूटने लगेंगे, एक स्ट्रेस के बाद इसके जो बॉन्ड होंगे मटेरियल के वो टूटने लगेंगे। तो उस कंडीशन में जो होगा स्ट्रेस नहीं आप बढ़ाएंगे, स्ट्रेस कम ही रहेगा तब भी स्ट्रेन आएगा, यानी उसमें डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मटेरियल के मॉलिक्यूल बहने लगेंगे। फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे जो कहलाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। अब यहाँ के बाद फिर से अब डिफॉर्मेशन लाने के लिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यील्डिंग के कारण ये हो रहा है, बहने के मटेरियल जो है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो बह रहे हैं, इसके कारण हो। अब लोअर यील्ड से फिर क्या होता है, फिर से स्ट्रेस बढ़ाना पड़ता है, तब हमारा स्ट्रेन बढ़ता है। अब क्या होता है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इससे जो रिलेटेड स्ट्रेस होता है इसको बोलते हैं SUT, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं SYT, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये यील्ड स्ट्रेंथ इन टेस्ट, यानी देखिए स्ट्रेंथ हम किसी भी मटेरियल का यानी सामर्थ्य कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, टफनेस नहीं, टफनेस जो होता है वो कड़ापन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सामर्थ्य डिफाइन किससे करते हैं, स्ट्रेस के ही द्वारा कहते हैं। जो स्ट्रेस होता है उसी का वैल्यू सामर्थ्य को बताता है, यानी स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये कहलाएगा, इससे रिलेटेड Y1 से जो रिलेटेड स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा इन टेंशन, और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा YU पर जो वैल्यू आएगा। और यहाँ पर आके मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पे आके मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मटेरियल का क्या हो जाना है, फ्रैक्चर हो जाना है। तो यहाँ से नेकिंग स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पर डायमेंशन इसका कम होने लगता है, यानी पतला होने लगता है, और यहाँ पे आके फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि हम जो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं वो ओरिजिनल स्ट्रेस अपान जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपान ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और स्ट्रेन भी होता है, स्ट्रेन भी डायमेंशन में चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होने लगता है, यहाँ पे वैल्यू फिर ये गिरने लगता है। ठीक है, उस वजह से, क्योंकि ये इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं। क्योंकि हमेशा जो स्ट्रेस हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, नो मैटर कुछ भी, क्योंकि आप बताइए डायमेंशन जब चेंज कर रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं, हम क्या लिखते हैं, जो सिग्मा होता है P/A0 होता है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे नेकिंग होने की वजह से ऐसे कर्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो
इन दो पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये यील्ड स्ट्रेंथ को और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन को। तो ये कब है, ये कर्व तब होगा जब ये कैसा हो, कैसा टेस्ट हो, कैसा मटेरियल हो, टेंसाइल। तो अब ध्यान दीजिएगा, तुम कोई डक्टाइल मटेरियल फेल कैसे होता है, यहाँ पे बात आती है। तो कोई भी डक्टाइल मटेरियल होगा वो फेल कब होगा, फेल होने का मतलब जिस काम के लिए लगाया गया है मशीन में, ठीक है ना। जैसे शाफ्ट है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो शाफ्ट जो है क्या करने के लिए लगाया गया, टार्क ट्रांसमिशन के लिए। अब वो जितना टार्क ट्रांसमिट करने के लिए लगाया गया वो टार्क ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा अगर वो कहाँ तक पहुँच गया, अगर डक्टाइल मटेरियल का है और वो यील्ड स्ट्रेंथ, इसमें जो उत्पन्न पैदा होने वाला यानी इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो है वो यील्ड से ज़्यादा चला गया, तो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। जो भी मटेरियल का होगा, मान लीजिए स्टील का है और ये कोई माइल्ड स्टील है और ये मान लीजिए माइल्ड स्टील है और इसका हमने कर्व खींचा है और ये इसके लिए SYT जो है 400 न्यूटन पर mm² है मान के चलिए। तो उस कंडीशन में अगर इससे ज़्यादा इसमें आ गया, कोई शाफ्ट है और उसमें जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है इससे ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, तो यील्ड स्ट्रेंथ से, तो उस समय क्या हो जाएगा, शाफ्ट फेल हो जाएगा। यानी जितना जो है टार्क ट्रांसमिट कर रहा होगा पहले, अब वो नहीं कर पाएगा, यानी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगा, यानी संतुष्टकारी रिजल्ट नहीं देगा, संतोषप्रद रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, कंपोनेंट हमारा फेल हो गया, यानी शाफ्ट हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो ये कब के लिए है, डक्टाइल मटेरियल। कुछ डक्टाइल मटेरियल जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसका कर्व ऐसे नहीं होता है, उसमें कोई यील्ड नहीं मिलता है। देखिए क्या होगा अगर एल्यूमिनियम का खींचे तो एल्यूमिनियम का खींचते हैं तो लीनियर रहेगा, ठीक है। ये P हो गया, E हो गया, लेकिन इसमें कोई यील्ड नहीं मिलेगा आपको, कोई यील्ड नहीं मिलेगा। और फाइनली यहाँ पे अल्टीमेट हो गया, फिर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। थोड़ा सही से बनाते हैं, लगे यहाँ पे अल्टीमेट हो गया, फिर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता है, प्रॉपर यील्ड पॉइंट नहीं होता है। किसका है, एल्यूमिनियम का है। ये भी डक्टाइल मटेरियल, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर यील्ड नहीं होता। तो इसमें यील्ड कैसे प्राप्त करते हैं, तो स्ट्रेन का 0.2% लेते हैं, ठीक है ना। तो 0.2% का मतलब 0.002 mm लीजिए, यानी कि इतना डिफॉर्मेशन पर mm, कहने का मतलब इतने mm का डिफॉर्मेशन पर mm, यानी 1 mm टोटल डिफॉर्मेशन है, ओरिजिनल लेंथ का, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती हो रहा है। गलती क्या कि ओरिजिनल लेंथ का, किसका, ओरिजिनल लेंथ का 0.2% क्या लेते हैं हम, डिफॉर्मेशन लेते हैं, स्ट्रेन लेते हैं। यानी मान लीजिए ये ओरिजिनल लेंथ जो है 50 mm का है, जो ये है, तो उसका 0.2% लेंगे, उतना स्ट्रेन लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या करते हैं, इसके पैरेलल जो लीनियर है उसके पैरेलल क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, और जहाँ पर ये काटता है यही हमारे लिए क्या हो जाता है, यील्ड हो जाता है। ये हमारे लिए यील्ड पॉइंट हो जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, SYT बोलते हैं हम, SYT बोलेंगे, ठीक है ना, SYT, यानी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, इसके लिए एल्यूमिनियम के लिए। तो एक्चुअल में होता नहीं यील्ड, लेकिन ऐसे निकालते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और अल्टीमेट यहाँ पर हो गया, ठीक। अच्छा, अब आ गया ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल का कर्व कैसा होता है, इसमें न तो यील्ड होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है, तुरंत प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप लोड हटाएं तो तुरंत क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। लेकिन कास्ट आयरन जैसे हो गया, कास्ट आयरन का लेते हैं, तो कास्ट आयरन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये बिल्कुल भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम दिखाती है ये सब।
तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी दूर तो लीनियर रहेगा, फिर से वो डिविएट हो जाएगा, लीनियर अब कर्व नहीं रहेगा, बहुत कम समय के लिए लीनियर रहता है और जाके एक फाइनल एक स्ट्रेस पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके लिए। तो इसमें कोई यील्ड वगैरह नहीं होता है, कोई यील्ड वगैरह की बात नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्योंकि इसी पर जाके ब्रेक हो जाता है और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो कुछ समय तो लीनियर रहेगा, फिर डिविएट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा एक स्ट्रेस पर जा करके। तो इसके लिए बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन से मटेरियल हमने देखा। हमने देखा दो तरह का मटेरियल, एक हो गया डक्टाइल यानी कि तन्य, ठीक है, और दूसरा हमने देखा ब्रिटल यानी कि भंगुर। तो तन्य में हमने देखा जैसे एल्युमिनियम हो गया और स्टील हो गया। अब डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो फेलियर कैसा होता है, फेलियर कुछ ऐसे होता है कि अगर मटेरियल का कोई कंपोनेंट है डक्टाइल मटेरियल का, उस पर स्ट्रेस लगाएं और इस पर स्ट्रेस जो अभी हम बताए थे SYT, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए स्ट्रेस, अगर SYT मतलब टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो SYT से ज़्यादा हो जाए, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये SYC से ज़्यादा हो जाए। YC का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, और अगर शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो SY की वो से ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे, यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल्स का फेलियर होता है वो यील्डिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, यील्डिंग के कारण। इसको बोलते हैं जनरल यील्डिंग, ठीक है ना। जो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है, डक्टाइल मटेरियल का जनरल यील्डिंग, ठीक है, जनरल यील्डिंग के कारण होता है। यानी कि अगर उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, यानी तनाव प्रतिबल लगा है, तनाव बल लगा है, तो SYT से अगर ज़्यादा हो गया प्रतिबल तो फेल हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल का कंपोनेंट। अगर कंप्रेसिव से ज़्यादा हो गया तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा यानी कि संपीड़न प्रतिबल लगा है, तो अगर शियर स्ट्रेस लगा यानी कर्तन प्रतिबल लगा है, तो अगर SY से ज़्यादा हो जाए यानी यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। अब जान लीजिए क्या होता है, जो अभी, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा, अभी जो हमने ग्राफ से बताया था उसमें तो केवल क्या बताया था, केवल ये बताया था, YT ही बताया था। तो इन सब को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन सब का रिलेशन हम बता देते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं नॉर्मली जनरल केसेज में, मतलब हम इस दोनों को बराबर लेके चलते हैं। कंप्रेशन और टेंशन में यील्ड स्ट्रेंथ बराबर होंगे, और शियर में जो यील्ड होता है वो आधा होता है किसका, यील्ड इन टेंशन का, ठीक है ना। यानी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन जो होगा, ठीक है, वो शियर में जो होगा वो, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, SYT/2 होगा। यानी जो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन होगा उसका आधा कर लेंगे तो वो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर मिल जाएगा। कैसे आता है, जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी तो वहाँ पे बताएंगे। कई तरह की थ्योरीज होती हैं, तो उनमें से एक थ्योरी होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, फेलियर थ्योरी का। उसके आधार पर जो होता है वो शियर स्ट्रेस यील्ड में, मतलब शियर स्ट्रेंथ इन यील्ड होता है वो होता है SYT/2, यानी कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ जो होता है, यील्ड कर्तन सामर्थ्य जो होता है वो यील्ड तनन सामर्थ्य का आधा होता है, ठीक है, ये होता है। तो डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल हुए, जैसे एल्युमिनियम और स्टील, वो यील्डिंग के कारण फेल हुए, ठीक है, यानी यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा वैल्यू नहीं जाना चाहिए। और ब्रिटल मटेरियल फेलियर कैसे होता है, क्योंकि इसमें यील्डिंग होता नहीं, हमने बताया, तो इसमें जो होता है सडन फ्रैक्चर होता है अचानक से, ठीक है ना। इसमें कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिख पाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन दिखेगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रेस या ऐसा डिफॉर्मेशन जहाँ पे उसे लोड हटा दे तो फिर से वो रिगेन कर ले शेप एंड साइज को, यानी पुनः अपनी प्रारंभिक शेप और साइज को प्राप्त कर ले। तो ऐसा दिखने को नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, जैसे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा तो मिलेगा इलास्टिक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, जाके ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है,
इसके लिए जो होता है वो जो फेलियर क्राइटेरियन होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, यानी कि अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, इन दोनों को ऐसे बराबर ही लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? मटेरियल फेल हो जाएगा। फेल क्या होता है? तो ब्रेक ही हो जाता है, टूट ही जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ये इसमें तो अगर डक्टाइल का होगा तो फेल होगा, मतलब क्या होगा, अभी ब्रेक तो नहीं होगा लेकिन यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से SSY जो होगा SUT अपॉन सीयर, अल्टीमेट सीयर जो होगा, अल्टीमेट सीयर वो SUT का आधा होगा। इसको भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, हमेशा जब भी आपके पास मटेरियल आएगा तो आप ध्यान देंगे कैसे फेल होगा। अगर डक्टाइल मटेरियल का कंपोनेंट का डिजाइन आप कर रहे हैं, आपके बुक में दिया रहेगा, तो वहां पर आप कंसीडर कौन सा करेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे। अगर ब्रिटल मटेरियल देख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कंसीडर करेंगे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि कोई भी मटेरियल डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा कैसे फेल होता है, हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिजाइन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब डिजाइन में हमेशा एक चीज और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि हम कंपोनेंट को रिजर्व स्ट्रेंथ देते हैं, कुछ स्ट्रेंथ रिजर्व कर देते हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना भी हुआ तो उससे बचा जा सकता है। दुर्घटना हुआ कि मान लीजिए कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अचानक से स्ट्रेस बहुत हाई हो गया, है ना, तो उसके लिए और एक बात और जान लीजिए कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं मशीन डिजाइन में, ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो होती हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके सारे वैल्यू को कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ये सब चीज़ें नॉर्मली प्रैक्टिकली हमेशा नहीं मिलती हैं। होमोजीनिटी और क्या बोले आइसोट्रॉपिक मटेरियल होना, और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हम आइडियलाइज कर लेते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, तो उसको भी कंसीडर करके उसको भी कंसीडर किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ही द्वारा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये भी आएगा न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस, यानी कि ये क्या है? असफल प्रतिबल जिस पर असफल होगा, और अपान कार्यकारी प्रतिबल। अलाउएबल कहिए या वर्किंग कहिए, वर्किंग कहते हैं, अलाउएबल भी कह सकते हैं, वर्किंग भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही, ठीक है। चलिए अलाउएबल ही लिखते हैं। तो अनुमेय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनुमेय प्रतिबल। तो अब जब देखेंगे तो क्वेश्चन में आपके हमेशा अनुमेय प्रतिबल दिया होगा, फेलियर स्ट्रेस नहीं दिया होगा। क्यों? तो अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है? तो अलाउएबल यहाँ से देखा जाए तो अलाउएबल स्ट्रेस, तो हम उसको अब डिनोट करते हैं। तो सिग्मा अलाउएबल की बात करें वो क्या होगा? फेलियर स्ट्रेस क्या होगा? अगर मान लीजिए डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए SYT होगा, यानी टेंशन में यील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। स्ट्रेस ही स्ट्रेंथ को बताता है, ये आपको बताया है ना, नहीं अगर आप तब मतलब ध्यान दे पाए हैं जब पीछे बताए थे, तो अभी ध्यान दे लीजिए कि ये स्ट्रेस ही होता है, वही स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है ना, यानी सामर्थ्य को बताता है। तो सिग्मा अलाउएबल होगा SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 2 या 2.5 या 3 या 4 लिया जाता है। तो सोचिए अब जो ये अलाउएबल का मतलब ये कार्य करने वाला प्रतिबल है, इतना ही कार्य करना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, एक्चुअली में तो फेल इतने पर होगा, उसको भी और कम कर दिए, उस पर लगने वाले प्रतिबल को, कंपोनेंट पर लगने वाले प्रतिबल को और कम कर दिया गया, यानी अलाउएबल अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं
कि वो फेल तो इतने पर होगा, लेकिन उसको और कम करके आप कर दिए ताकि आप जो है सेफ रहेंगे। इसी को बोलते हैं रिजर्व कर देना। कुछ स्ट्रेंथ जो है कंपोनेंट को रिजर्व कर देना, कुछ स्ट्रेंथ दे देना उसको और एक्स्ट्रा बढ़ा देना। एक्स्ट्रा बढ़ा देने का मतलब उसको हम स्ट्रेंथ बढ़ाते नहीं किसी तरह से, जो वर्किंग स्ट्रेस है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, या अलाउेबल स्ट्रेस उसी को बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए यील्ड उसके लिए होता ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो ये अल्टीमेट टेंसाइल हो जाता, ठीक है। तो इतना सब जानने के बाद अब आप आ गए, अब आप पढ़िए डिजाइन ऑफ शाफ्ट को, ठीक है ना। मतलब उस डिजाइन ऑफ शाफ्ट के चैप्टर का कंटेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, हर चैप्टर में ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले ही बता दिया। और आप जाइए इसको, अब समझिए स्ट्रेस स्ट्रेन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो एक बार क्या करिए, आप रिवाइज करिए, यहाँ तक कि ये भी रिवाइज करिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन। हालांकि प्रिंसिपल स्ट्रेन तो नहीं काम आएगा, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस काम आएगा, ठीक है ना। तो वो उसको भी जाके रिवाइज करिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस को, क्योंकि वो भी काम आने वाला है इसी चैप्टर में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, ठीक है, जो कि आपने मॉस में पढ़ा है प्रिंसिपल स्ट्रेस को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिजाइन ऑफ शाफ्ट का पहला टॉपिक है शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, ठीक है, शाफ्ट क्या होता है। तो शाफ्ट क्या होता है, किसी भी मशीन का, शाफ्ट क्या होता है, किसी भी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है। किसी भी मशीन का रोटेटिंग एलिमेंट होता है, यानी घूमता हुआ अंग होता है, घूमता हुआ अवयव या अंग कहिए, ठीक है। तो रोटेटिंग एलिमेंट होता है शाफ्ट हमेशा किसी भी मशीन का। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो अदर रोटेटिंग एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है, अदर रोटेटिंग पार्ट्स लाइक, अदर रोटेटिंग पार्ट्स यानी कि अन्य घूमते हुए अंग, जैसे कि विज मतलब हो गया, जैसे कि पुली, गियर, स्प्रॉकेट, ETC मतलब इत्यादि को सपोर्ट, सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं सहारना, यानी सहारता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करता है, एक और काम करता है, टार्क ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, टार्क, जिसको आप लोग कहते हैं घुमाऊ घूर, हिंदी में ट्रांसमिट करता है, यानी कि पारेषित करता है, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब पारेषित करना। तो क्या होता है, शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है किसी भी मशीन का। ऐसे बोलेंगे डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो, शाफ्ट जो होता है किसी भी मशीन का रोटेटिंग एलिमेंट यानी घूमता हुआ अंग होता है, जो अन्य घूमते हुए अंगों जैसे कि पुली, गियर, स्प्रॉकेट इत्यादि को सपोर्ट करता है, यानी सहारता है, और टार्क को ट्रांसमिट करता है, यानी घुमाव घूर्ण को पारेषित करता है, ठीक है। यानी ये काम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टार्क शाफ्ट का ये काम है, ठीक। चलिए, तो शाफ्ट समझ लिए। वैसे तो शाफ्ट आप जानते ही हैं नॉर्मली, लेकिन इस तरह से डिफाइन करेंगे। वो रोटेटिंग एलिमेंट होना चाहिए, टार्क ट्रांसमिट करना चाहिए, ठीक है। जो रोटेटिंग एलिमेंट शाफ्ट की तरह होता है, टार्क नहीं ट्रांसमिट करता, उसको एक्सल कहते हैं, वो आगे बताएंगे, ठीक है। एक्सल उसको बोलते हैं। हालांकि कभी कभी एक्सल भी टार्क ट्रांसमिट करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रेलवे एक्सल होता है वो टार्क ट्रांसमिट नहीं करता है। उसका डिजाइन भी पढ़ना है रेलवे एक्सल का, ठीक है ना। जो रेलवे में धुरा लगा होता है पहियों के बीच ना, वो टार्क ट्रांसमिट नहीं करता है, बस रोटेट करता है, बस पहिए को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ शाफ्ट देखते हैं, शाफ्ट के प्रकार।
शाफ्ट के प्रकार। तो पहला हो गया ट्रांसमिशन शाफ्ट, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में पारेषण शाफ्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? पारेषण शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट। और दूसरा जो है वो है मशीन शाफ्ट। क्या है? मशीन, मशीन का मशीन ही मशीन शाफ्ट। तो अब ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होते हैं? तो ट्रांसमिशन शाफ्ट वो होते हैं जो किसी एनर्जी सोर्स से, कोई एनर्जी सोर्स होगा, किसी मशीन को टार्क ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, यानी किसी ऊर्जा स्रोत से ये क्या करते हैं? टार्क को ट्रांसमिट करते हैं, किसी मशीन को पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जैसे एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। मोटर क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा कि नहीं? आप स्विच ऑन करते हैं, वो एनर्जी देता है। उस एनर्जी को जो अब मोटर में क्या लगा होता है? पुली लगा होता है। उस एनर्जी को दिया जाता है किसी और मशीन को। तो उस मशीन को देने के लिए एक शाफ्ट लगा होता है पुली द्वारा, जैसे कि आप आटा चक्की की मशीन में देखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। लगा होता है ना? अभी बता रहे हैं क्योंकि वो एक काउंटर शाफ्ट का एग्जाम्पल है, तो अभी आपको बता रहे हैं कैसे काउंटर शाफ्ट। ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एनर्जी सोर्स से किसी मशीन को क्या करता है? टार्क ट्रांसमिट करता है। यानी एक इनपुट आउटपुट का एक इनपुट आउटपुट को लिंक करने का काम करता है। जहाँ पे एक इनपुट होगा, ठीक है ना, और दूसरे जगह ये आउटपुट देगा। इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, यानी समझिए मान लीजिए शाफ्ट है, तो इसको इस पर मान लीजिए कोई पुली जुड़ा है या फिर गियर ही जुड़ा है। तो ये कहीं मशीन से आके इसको, मशीन जो है यहाँ पर मशीन का एक शाफ्ट है, वो इसको दे रहा है, टार्क ट्रांसमिट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई मशीन नहीं, सॉरी, यहाँ पे मोटर मान लीजिए लगा, मोटर इसको दे रहा है। अब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, बियरिंग पर टिका होगा। इसका मतलब ये साइन क्या है? बियरिंग है। अब ये किसी मशीन को दे दिया जाएगा। अभी इसको अच्छे से बना के बता रहे, काउंटर शाफ्ट से बता रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट रिलेशन, एक तरह से प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, ट्रांसमिशन शाफ्ट। यानी मेनली इसका काम क्या है? टार्क ट्रांसमिट करना है, यानी कि घुमाव घूर ट्रांसमिट करना है। ठीक है, चलिए, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक काउंटर शाफ्ट, और लाइन शाफ्ट। ठीक है, तो काउंटर शाफ्ट और लाइन शाफ्ट ये समझ लेते हैं क्या है। तो काउंटर शाफ्ट हुआ ही, काउंटर शाफ्ट का मतलब क्या है? जो आटा चक्की के मशीन में आप देखते हैं, क्या है कि आपके पास यहाँ पे मोटर है। ठीक है, यहाँ पे मोटर है। मोटर में इसको देखिए, इसको एक स्पिंडल बोलते हैं। मोटर का जो शाफ्ट होता है, ये भी शाफ्ट है, इसको स्पिंडल बोलेंगे। जो छोटे शाफ्ट होते हैं, छोटे ट्रांसमिशन शाफ्ट होते हैं, उनको स्पिंडल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या होगा? पुली लगा होगा ना, पुली लगा होता है ऐसे। अब पुली से क्या करते हैं? इस पुली को दूसरे पुली से जोड़ते हैं बेल्ट द्वारा, है ना। और यहाँ पर होता है हमारा एक और शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पुली लगा हुआ है और ये सपोर्टेड रहेगा बियरिंग्स पर। आप देखे होंगे, ध्यान से जाइएगा, आप देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या है? सपोर्टेड है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन यही जो है फंक्शन होगा पूरी तरह से। और यहाँ पर भी मान लीजिए सपोर्टेड होगा कहीं पर बियरिंग से।
अब इस पर और सारे पुली लगे होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, आप दो अगर मशीन चलाना चाहते हैं तो इससे क्या कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं, करते हैं ना। इसे क्या करते हैं, किसी मशीन को आटा चलाने वाली है तो इसको जोड़ देंगे इससे, उसके शाफ्ट को इससे जोड़ देंगे, इसको दूसरे वाले कोई मशीन चलाना है तो उससे जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये शाफ्ट मतलब यहाँ से इनपुट है, इससे लेकर के यहाँ पे मतलब एनर्जी ले रहा है, मतलब सॉरी टॉर्क इसके पास आ रहा है और टॉर्क को ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर शाफ्ट। क्या बोलते हैं, काउंटर शाफ्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, ऐसे शाफ्ट को काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। अब लाइन शाफ्ट क्या होता है, तो लाइन शाफ्ट एक शाफ्ट नहीं होता है, लाइन शाफ्ट में कई सारे शाफ्ट कपलिंग द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कपलिंग एक माध्यम होता है जो आप लोग पढ़ेंगे ही, इसमें बताए ही हैं, कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मोटर है या कोई भी चलाने वाला, हो सकता है आईसी इंजन ही होगा जो चला रहा होगा या स्टीम इंजन ही चलाते हैं, पहले के फैक्ट्रियों में ऐसा होता था। तो यहाँ पर ये इसका स्पिंडल है मोटर का, इसको कपलिंग द्वारा और अन्य एक जो है यहाँ पे एक शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट फिर एक और जुड़ गया, ठीक है, कपलिंग द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे शाफ्ट जुड़े होते हैं एक लाइन में, तो इस पूरे को बोलते हैं लाइन शाफ्ट। अब यहाँ पे जगह जगह पर पुली लगी होंगी, जगह जगह पर पुलियाँ लगी होंगी और इनसे जो है बेल्ट द्वारा जो भी मशीन चलाना होगा उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लाइन शाफ्ट। क्या बोलते हैं, लाइन शाफ्ट। तो ये सभी शाफ्ट किसके कैटेगरी में आते हैं, ये सभी शाफ्ट आते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट की कैटेगरी में। अब मशीन शाफ्ट क्या होता है, तो मशीन शाफ्ट जो होता है वो किसी मशीन का ही इंटीग्रल पार्ट होता है, उसका अभिन्न अंग होता है, किसी मशीन का ही क्या होता है। तो अगर डिफिनेशन देना है तो मशीन शाफ्ट किसी मशीन का अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना, यानी इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी कि अभिन्न अंग होता है, बस इतना सा एग्जाम्पल, इतना सा ही डिफिनेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी कि ये बिना, अगर वो न रहे, वो शाफ्ट न रहे तो मशीन भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि बात करें आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट, अगर बताइए क्रैंक शाफ्ट न लगाओ तो क्या आईसी इंजन कंप्लीट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम वर्क ही नहीं पा पाएंगे। जब वहाँ से शाफ्ट ही हटा देंगे तो वही तो हमको, उसी शाफ्ट पर तो हमको वर्क मिलता है, डिजायर्ड वर्क। अभी हम थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस किए, बहुत बोले इसके बारे में। तो वो इंटीग्रल पार्ट होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्रैंक शाफ्ट ऑफ एन आईसी इंजन, ठीक है। तो इस तरह से ये शाफ्ट हो गया और टाइप्स ऑफ शाफ्ट हो गया, ठीक है। तो शाफ्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ शाफ्ट क्या होता है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का कि शाफ्ट पर कैसे कैसे लोड लगे होते हैं और शाफ्ट के मटेरियल क्या क्या हैं, कौन कौन से मटेरियल शाफ्ट में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे कि कैसे डिजाइन करते हैं, यानी कैसे डायमीटर निकालते हैं शाफ्ट का, डिफरेंट बेसिस पर कई आधार हैं, ठीक है ना, सब देखेंगे। तो उसके लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।